Hello, dear bankers. I am Diksha Sharma. Welcome you all on this EduTap platform. So, if you are preparing for CAP December 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि आपकी इस सीरीज में हम आपके BFM के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं दैट विद इन अ 50 लेक्चर्स वी आर एबल टू कंप्लीट ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आप इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। तो इस सीरीज का पूरा फायदा उठाइए और हमारे साथ साथ रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। सो ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल ए करने जा रहे हैं दैट इज अ correspondent banking, various type of an accounts and payment gateways. So let's just start. But before start, let me just tell you that EduTap has launched an free ebook for you people for your preparation. अगर आप उस ebook को अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स हैं वो फिल करनी है और उसके बाद ये 3 ई बुक्स जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इन ई बुक्स में क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सोल्ड PYQs विद द आंसर्स, प्रैक्टिस MCQs एंड डिटेल्ड सिलेबस फॉर द कैब एग्जाम। तो प्लीज इस ई बुक्स का जो है बेनिफिट उठाइए और आप इस फॉर्म को फिल करके इन्हें अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। आज हम करने जा रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। आइए समझते हैं सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है और बहुत सारे अकाउंट जो डिफरेंट अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेज कि एक इंडियन बैंक लेट्स से SBI, ठीक है, SBI जो है वो अपने जो कस्टमर है जो कि USA में रहते हैं लेट्स से, ठीक है, वो अपने जो कस्टमर जो यूएसए में रहते हैं उन्हें वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? व्हाट इज ऑप्शन? तो फर्स्ट ऑप्शन जो SBI बैंक के पास होगा वो क्या होगा कि वो अपनी एक ब्रांच जो है वो यूएसए में ओपन करेंगे, ठीक है। SBI जो है वो अपनी एक ब्रांच जो यूएसए में ओपन करेंगे, उसके थ्रू उनके जितने भी कस्टमर्स होंगे वहां पे उनकी वो क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल नीड्स या फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक अपनी सेपरेट ब्रांच ओपन करते हो यूएसए में तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है? हो सबसे पहले तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। आपको अपना वहाँ पे स्टाफ अरेंज करना पड़ेगा, उनकी सैलरी होगी, ठीक है। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग होगी, तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी होगी। अदर देन दैट ऑल द रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस, अगर आप अपने देश से बाहर जाकर कोई भी सेटअप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो इसमें भी क्या होंगे? आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको वो बैंक को चलाने के लिए जो आपको रोजाना जो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो भी बेयर करने होंगे। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को जो कि किसी और कंट्री में रिजाइड करते हैं उनको उनकी आपको फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप अपनी वहां पे ब्रांच खोलिए। और ये ब्रांच खोलने के लिए काफी खर्चे होते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं? हम सेकेंड ऑप्शन जो चूज करते हैं वो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या होता है? इंडिया में जो SBI बैंक है उसको कोई भी अपनी ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में कोई सेपरेट ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है। जबकि वो क्या करेगा? यूएसए के कोई भी लोकल बैंक, मान लीजिए JP मॉर्गन वहां पे जो बैंक है, उससे वो क्या करेगा? एक एग्रीमेंट साइन करेगा। उस एग्रीमेंट के तहत वो JP मॉर्गन से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उनके जो भी कस्टमर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यूएसए में जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको वो क्या प्रोवाइड करे? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। उनको वो उनके बिहाफ पे SBI के बिहाफ पे क्या प्रोवाइड करे? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे। उसके बदले में जो JP मॉर्गन है वो क्या करेगा? इंडिया के जो SBI बैंक है उससे क्या करेगा? फीस चार्ज करेगा, ठीक है। फेयर इनफ, अगर वो उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ से वो फी चार्ज करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिया को अपनी कोई सेपरेट ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो एग्जिस्टिंग बैंक है जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनके कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे अगेंस्ट अ फीस जो उनसे वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैंक है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। और जो दूसरा बैंक दैट इज SBI जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्पोंडेंट बैंक। ओके, आइए देखते हैं आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की डेफिनेशन। ये एक अरेंजमेंट है जहां पे एक बैंक दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक को जिसे हम क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट बैंक, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पे जितने भी उनके कस्टमर्स हैं वहां फिजिकली तो वो पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रांच ओपन नहीं करी है। तो जितने भी क्रॉस बॉर्डर कस्टमर्स हैं उनको कोई पेमेंट करनी है, कोई फंड ट्रांसफर करना है या करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो यूएसए में जो बैंक है, ठीक है, जो हमारी
हमारे लिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का काम कर रहे हैं, हम उनसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो अगेन यहाँ पे क्या है आपके पास, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कौन सा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और रिस्पोंडेंट बैंक कौन सा है, ऐसा लोकल बैंक जो क्या कर रहा है, ये ग्लोबल सर्विसेज को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। ओके, चलिए नाउ अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के कुछ फीचर्स। नंबर वन, जो भी आपके लार्ज ग्लोबल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे जो आपका सिटी मॉर्गन बैंक है, ठीक है, या फिर जेपी मॉर्गन बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये सारे के सारे क्या एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, ठीक है। ये आपके बीच में एक तरह से आपके जो कस्टमर हैं और आप जो एसबीआई बैंक है उनके बीच में क्या करते हैं, एक तरह से एजेंट का काम करते हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमर्स को। नंबर वन। नंबर टू, बैंक होल्ड अकाउंट विद ईच अदर। अब देखिए, अगर एसबीआई चाहता है कि उसका जो कस्टमर है, ठीक है, जो उसका कस्टमर यूएसए में है, उसको कोई फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, एसबीआई फंड ट्रांसफर करना चाहता है अपने कस्टमर को, तो उसके लिए जो फंड ट्रांसफर होगा वहां पे उसका अकाउंट भी तो होना चाहिए ना, जहाँ से फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या है, उन्होंने क्या किया, जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जेपी मॉर्गन बैंक है वहां पे उन्होंने अपना एक अकाउंट ओपन करवाया है। इस अकाउंट के थ्रू क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। थर्ड क्या है, आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो इंटरनेशनली विदाउट ओपनिंग योर ब्रांच फिजिकली देयर, और इससे आपकी बहुत सारी जो कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो आपकी आपको नहीं करनी पड़ती है, आप सेव कर सकते हो उतने तक का अमाउंट, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में जो दो बैंक्स हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू बैंक्स इन अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो यहाँ पे या तो उनका अकाउंट रिलेशनशिप होता है या विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप होता है। अब अकाउंट रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पे जो दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हुआ, एक आपका रिस्पोंडेंट हुआ। जैसे यहाँ पे जेपी मॉर्गन कौन सा बैंक हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, और आपका एसबीआई क्या है, आपका रिस्पोंडेंट बैंक। अब इस केस में क्या होता है अकाउंट रिलेशनशिप में, या तो दोनों ही बैंक ने एक दूसरे के बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हो, या किसी एक बैंक ने दूसरे के बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हो। मिनिमम एक अकाउंट तो ओपन होना चाहिए किसी भी रिस्पेक्टिव बैंक में। उस केस के में क्या होता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं, these two bank are having a account relationship, ठीक है। वन बैंक मेंटेन एन अकाउंट विद द अनदर बैंक, ठीक है। नाउ विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल जो हमने लिए यहाँ पे एसबीआई को यूएसए में कुछ फंड ट्रांसफर करना था अपने कस्टमर को, तो वहां पे जेपी मॉर्गन बैंक को उसने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बना लिया और उसने वहां पे क्या किया, अपना एक अकाउंट ओपन कर लिया। बट अब इसको जरा रियल लाइफ में इम्प्लीकेट करके देखिए, अगर जो आपका एसबीआई बैंक है, क्या उसके कस्टमर सिर्फ और सिर्फ यूएसए में होंगे, नहीं। इसके अलावा पूरे आपके ग्लोब के किसी भी कॉर्नर में आपके कस्टमर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या एक एसबीआई के लिए फिजिबल होगा कि हर एक बैंक को अपना एक अकाउंट ओपन करे वहां पे जाके, इससे तो ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी ज्यादा आएगी, अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। तो उस केस में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर बार अपना अकाउंट ओपन करवाएं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में। आप बिना अकाउंट ओपन करवाए भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से एजेंट के फंक्शन जो है रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है, बैंक जो है वो एज अ एजेंट काम करते हैं जो रिस्पोंडेंट बैंक के होते हैं, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके कस्टमर्स को। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो एसबीआई है उन्होंने क्या किया है, कोई भी ग्लोबल बैंक जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके साथ टाई अप किया है, उनको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक माना है, जो क्या कर रहे हैं, उनका एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और एज ए एजेंट जो भी सर्विसेज उनसे मांगी गई हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। मान लीजिए एसबीआई ने कहा है कि जो मेरा कस्टमर है उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दीजिए, तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। कस्टमर की केवाईसी कर दीजिए, तो वो कर रहे हैं। उनको पेमेंट करनी है तो वो कर रहे हैं, ट्रांसफर करनी है तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, बस वो एक उनके एजेंट की तरह क्या कर रहे हैं, वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बदले में वो क्या चार्ज कर लेंगे, फीस चार्ज करेंगे अपनी, ठीक है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू ओपन एन अकाउंट विद दी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये दो तरह के जो रिलेशनशिप है आपको देखने को मिलते हैं इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बिटवीन द टू बैंक्स। ओके, चलिए अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में देखिए हो क्या रहा है कि एक जैसे इंडिया का जो बैंक है वो इंटरनेशनल किसी बैंक से सर्विसेज ले रहा है, या फिर आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेपी मॉर्गन बैंक जो है इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों ही बैंक से कोई बैंक डिफॉल्टर हुआ,
ठीक है? कोई भी XYZ छोटे-मोटे बैंक डिफ़ॉल्टर्स निकल आते हैं, तो उस केस में जो सेकंड बैंक होता है वो भी रिस्क में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी अब क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस होगी, उसके ऊपर भी चेकिंग होगी, सारे अकाउंट्स उनके भी चेक होंगे। तो इस तरह के रिस्क से बचने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ मेजर्स को स्टेप्स उठाते हैं। वो क्या है? पहले तो देखिए डी-रिस्किंग का मतलब क्या होता है? डी-रिस्किंग का मतलब होता है जब बैंक जब टाई अप करता है किसी दूसरे बैंक के साथ, ठीक है? चाहे वो रिस्पोंडेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे कॉरेस्पोंडेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है? कोई भी बैंक अगर आपस में टाई अप कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग की, तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि वो कंप्लीटली चेक करते हैं उस बैंक की पूरी हिस्ट्री, ठीक है? कि क्या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर उनको लगता है कि जो बैंक है उसके साथ जो ट्रांज़ैक्शन करना हाईली रिस्क हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो। जब कोई भी बैंक जो टाई अप करता है किसी दूसरे बैंक के साथ, अगर उसको वहाँ पे रिस्क फ़ील होता है, तो उससे अवॉइड करता है कि वो टाई अप नहीं करेगा। अगर उसने उससे टाई अप किया, तो उसको बहुत सारी रेगुलेटरी या फाइनेंशियल रिस्क बियर करने पड़ सकते हैं। उससे बचने के लिए वो क्या करेगा? उनसे टाई अप नहीं करेगा, ठीक है? जिसको इस प्रोसेस को बोलते हैं डी-रिस्किंग, जहाँ पे आपने रिस्क में एंटर करने से पहले ही अपना पैर पीछे ले लिया, ठीक है? अब इसमें होता क्या है? पहले आप चेक करते हो, ठीक है? जिस बैंक के साथ आप टाई अप करने वाले हो, उसे चेक करते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है, रिस्क लगता है, तो आप रिफ्यूज़ करते हो कि आई विल नॉट डू इट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट डज़न्ट मीन कि अगर आपको सामने वाले बैंक में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, आपको लगा कि इनकी ट्रांजैक्शन लीगल नहीं है, लेजिटिमेट पर्पस से नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि मुझे आपके साथ टाई अप नहीं करना है। आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन जो जो भी रिक्वायर्ड एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म भी करना है, ठीक है? आप एक रिस्पॉन्सिबल जो भी सिटीजन है, या आप ये ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपकी अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म भी करना है, तो आपको रिपोर्ट भी करना है रिगार्डिंग दैट, और फिर आपको एग्जिट ले लेना है। दैट मीन्स अब आप उस ट्रांजेक्शन में नहीं आ रहे हो, ठीक है? तो देखिए अब क्या-क्या स्टेप्स उठाते हैं बैंक्स बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉरेस्पोंडेंट रिलेशनशिप। तो फर्स्ट इज एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। वो क्या करते हैं? जो भी सामने वाला बैंक है उसकी डिटेल में क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, ताकि कोई भी अगर रिस्क का चांसेस हो तो उसे वो पहले क्या कर सके? अवॉइड कर सके। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ है FATF। नाउ व्हाट इज़ FATF? ये आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपकी एजेंसी है। ये वो एजेंसी है जो ये चेक करती है कि कंट्री में किसी भी तरह की इलीगल ट्रांजैक्शंस ना हो रही हो, ठीक है? या फिर आपकी टेररिस्ट फंडिंग ना हो रही हो। तो अगर कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये क्या करते हैं? उनको उनके पे चेक रखती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन कंट्रीज़ की लिस्ट बनाती है जो कि क्लियर है फ्रॉम दिस थिंग्स। और तो आपको उनके साथ ही क्या करनी है? डीलिंग करनी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इन्होंने एफएटीएफ की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया है और ये उनकी हिट लिस्ट में है, तो आपको भी उनके साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है? सेकेंड है रिफ्यूज हाई रिस्क रिलेशनशिप। जिस भी बैंक के साथ आपको लगता है कि अगर आप टाई अप करेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको काफ़ी रिस्क बेयर करना पड़ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो ऑपरेशनल है, तो उस केस में आप पहले ही टाई अप जो है नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे होते हैं। थर्ड है रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखते हैं उस बैंक के साथ, तो आपको उसकी जो रिपोर्ट है वो नेशनल अथॉरिटी को करनी है, ताकि वो उस पे एक्शन ले पाएँ। तो ये है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर डी रिस्किंग का कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नीड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। क्यों आपको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है? तो अभी तो हमने एक चीज हमने देख ही ली कि आपको वहां पे कोई भी अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? जिसके बिना आप क्या कर सकते हो? सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होते हैं वो आपके एक तरह से एजेंट का काम करते हैं, ठीक है? आपको वहां पे एक्चुअली में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो आपके बिहाफ पे वो सारा का सारा जो आपका बिजनेस वहाँ पे होगा उसको क्या करेंगे? फैसिलिटेट कर रहे होंगे, आपकी हेल्प करेंगे ट्रांजैक्शंस करने में। तो ये आपको हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट बिजनेस रिलेशंस। सेकंड, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ से कोई पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे सेंड करना चाहते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते पर इन बैंक के थ्रू कर सकते हो, तो आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हो, या फिर अपने क्लाइंट्स की क्या नीड्स को पूरा कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके क्लाइंट्स हैं। नंबर 3, आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी फिजिकल ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपना जो कॉस्ट है वो सेव कर सकते हो।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, वो है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। आपको इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए बहुत ही इजी तरीके से इनका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए इंडिया से जो अंबानी है, ठीक है, बिजनेस टाइकून, उन्होंने कोई पेमेंट सेंड करनी है। लेट्स से उन्होंने कोई भी बिजनेस डील की है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट सेंड करनी है यूएसए के एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को। ठीक है, अब क्या होगा, वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो इनके बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब जब इनके बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, तो इंडिया से जो हमारे अंबानी है वो क्या करेंगे, एसबीआई को जाके बोलेंगे कि मुझे जो है यूएसए के इस इंडिविजुअल को पेमेंट सेंड करनी है। तो एसबीआई क्या करेगा कि वो भी देखिए डायरेक्टली उस इंडिविजुअल को मनी तो सेंड नहीं कर सकते, वो भी बैंक के थ्रू ही सेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई जो पेमेंट करना चाहता है, बेसिकली जो पेमेंट करेंगे यूएसए में, वो डॉलर्स की फॉर्म में करनी है उनको। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सिटी बैंक जो कि न्यूयॉर्क में है उस इंडिविजुअल का, उसमें वो क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेगा। तो एसबीआई अपना एक अकाउंट ओपन करेगा कहाँ पे, सिटी बैंक में। ठीक है, और जो सिटी बैंक में जो अकाउंट ओपन होगा वो कौन सी करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी में, यूएस डॉलर में होगा। अभी तक क्लियर हुआ। अंबानी वांट टू सेंड अ मनी टू द इंडिविजुअल, ठीक है, जो यूएसए में रहते हैं, इसके लिए उनके बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। एसबीआई के थ्रू वो सिटी बैंक में पैसा भेजेगा, और वो सिटी बैंक से जो है उस इंडिविजुअल तक पैसा पहुंच जाएगा। अब ये पैसा एसबीआई से सिटी बैंक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एसबीआई क्या करेगा, अपना एक अकाउंट ओपन करेगा सिटी बैंक के साथ। ठीक है, अब जो भी ये अकाउंट ओपन हुआ है, अगर मैं इसको दोनों के पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर मैं इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं, मतलब अगर मैं इसको एसबीआई के पर्सपेक्टिव से देखूं कि जो भी अकाउंट उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा होगा, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। इट मींस आर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब इसी अकाउंट को जो कि उन्होंने सिटी बैंक में खोला है, अगर मैं उसको सिटी बैंक के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब कि योर अकाउंट विद अस, तुम्हारा अकाउंट हमारे साथ है। देखिए, सिर्फ खेल जो है वो वर्डिंग्स का है। अकाउंट एक ही है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट, और वहां के पर्सपेक्टिव से क्या है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो देखिए, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट मींस आर अकाउंट विद यू। फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट आप मेंटेन करते हो, किसके साथ करते हो, फॉरेन कंट्री के बैंक के साथ करते हो, उसको बोलते हैं आप नॉस्ट्रो अकाउंट। ये हम एसबीआई जो भी बैंक है आपका, उसके पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं उसको। ठीक है, इंडियन बैंक के। ऐसे ही आपका वॉस्ट्रो अकाउंट, जैसे मान लीजिए सिटी बैंक जो न्यूयॉर्क में है, वो क्या बोलेगा इस अकाउंट को, योर अकाउंट विद अस। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है वो नॉन रेजिडेंट का, मतलब कि यहाँ से नॉन रेजिडेंट ने अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाया हुआ है, वो सिटी बैंक के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, ये आपका नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो का कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो के अंदर एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं, वो क्या है हमारा, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मिरर अकाउंट। नाउ व्हाट इज दैट मिरर अकाउंट, देखिए आपने बैंक रिकंसिलेशन कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बैंक जो भी पैसा सबमिट करवाता है अपने बैंक अकाउंट में, जो भी इंडिविजुअल, ठीक है, मान लीजिए कोई एबीसी पर्सन है, वो अपना पैसा जो है वो बैंक में सबमिट करवाता है, तो साथ साथ वो अपनी एक स्टेटमेंट मेंटेन करता रहता है कि मैंने आज इतने चेक सबमिट करवाए, या आज इतने जो है मैंने वहाँ से पैसे जो है किसी को सेंड किए हैं, इतने डेबिट्स हुए हैं, इतने क्रेडिट हुए हैं। तो बैंक को साथ साथ ट्रांजेक्शन करने के साथ साथ वो एक अकाउंट अपने पास भी मेंटेन रखता है, ताकि वो रिकनसाइल कर पाए कि एक्चुअली में इतना एक्सपेंसेस उनके हुए हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वो चेक करे कि क्या बैंक में भी वही स्टेटस है। इसी तरीके से जो भी आपका नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, जैसे एसबीआई है मान लीजिए, ठीक है, एसबीआई का एक नॉस्ट्रो अकाउंट है, वो सिटी बैंक के साथ है। अब एक महीने में काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो जो आपका एसबीआई बैंक है, वो अपना एक और अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर अकाउंट। ठीक है, अब इस मिरर अकाउंट में क्या होता है, मिरर अकाउंट एक तरह का इंटरनल अकाउंट है, जो कौन मेंटेन करता है, बैंक खुद मेंटेन करता है अपनी बुक्स में। इसका कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बैंक है वो अपने लिए मेंटेन करता है। जो भी ट्रांजैक्शन इनकी नॉस्ट्रो अकाउंट में होती है, उसकी एक एंट्री वो अपने मिरर अकाउंट में भी डालते हैं। ये एग्जैक्टली रेप्लिका होती है नॉस्ट्रो अकाउंट की। ठीक है, तो ये क्यों बनाया जाता है, ये एक तरह का कोई भी रियल बैंक अकाउंट नहीं है जो कि फॉरेन बैंक में बनाया गया। ये सिर्फ एक तरह का मिरर अकाउंट है, जो कि बैंक ने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ताकि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ या जो भी टाइम पीरियड उसके बाद वो अपने ट्रांजेक्शन को क्या कर पाए, रिकनसाइल कर पाए, चेक कर पाए। ठीक है, कभी कभार होता है कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन आपके जो भी आपने अपने नॉस्ट्रो अकाउंट से करी है, आपने कोई अपने फॉरेन कस्टमर को पेमेंट कर दी,
कभी कभार वो भूल जाती है, तो आपके मिरर अकाउंट में अगर वो नहीं है तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे वो मैच नहीं करेगा। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, कि कौन सी पेमेंट जो है रह गई है। तो ये अपने कन्वीनियंस के लिए जो है, जो आपका बैंक है वो क्या बनाता है, मिरर अकाउंट बनाता है। ठीक है, ओके। जो ये मिरर अकाउंट क्या शो करता है, नॉस्ट्रो में जो भी बैलेंस है वो शो करता है। ठीक है, okay, now next we are having various payment gateways. Okay, now payment gateways क्या होता है, पहले इसका मतलब ध्यान से समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए इंडिया से आप जो पेमेंट करना चाहते हो वो यूएसए में करना चाहते हो, तो क्या पैसे जाते हैं वहां पे? नो, कोई पैसों का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ से क्या होता है, इंडिया से कोई भी पर्टिकुलर बैंक ले लेते हैं, लेट्स से एसबीआई जो है, एसबीआई जो है वो इंडिया से जो अमाउंट सेंड करना चाहते हैं, वो मान लीजिए सिटी बैंक को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, सिटी बैंक को वो अमाउंट सेंड करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उनके जो कस्टमर है उन तक उनको पैसा पहुंचाना है। अब इंडिया से जो एसबीआई बैंक है वो सिटी बैंक को जो है एक मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है, वो हाईली सीक्रेटिव मैसेज होगा। उस मैसेज में ये मेंशन किया होगा कि आप हमारे अकाउंट से जो है इतना अमाउंट डेबिट करके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दे दीजिए। ये मैसेज भेजा होगा। उस मैसेज के बाद जो सिटी बैंक है वहां पे आपका कोई ना कोई अकाउंट ओपन होगा, उस अकाउंट से अमाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और उस इंडिविजुअल को दे दिया जाएगा। इस तरीके से क्या होती है, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स में कोई मनी ट्रांसफर नहीं करती है, रादर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक मैसेजेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वो जो मैसेज होती है वो हाईली सिक्रेटिव होती है। उसको आप इनकोड, उसकी जो डिकोडिंग होगी वो सिर्फ कौन कर पाएगा, उस पर्टिकुलर बैंक कर पाएगा जिस तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू क्या होती है, आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हो, पेमेंट्स को सेंड करते हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह का क्या है, डिजिटल ब्रिज है ये। ठीक है, ये डिजिटल ब्रिज है जिसके थ्रू क्या जाती हैं, आपकी पेमेंट्स जाती हैं। तो आपके पास जो है वो इंटरनेशनल लेवल में जो आप पेमेंट्स को सेंड करते हो या फिर जो भी आपको ट्रांसफर करना है फंड, उसके लिए आपके पास कुछ गेटवेज या फिर चैनल्स हैं। वो कौन कौन से, जैसे स्विफ्ट, चिप्स, फेडवायर, चैप्स, टारगेट एंड यूरोपियन सिस्टम, ये सारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडिया के भी हैं दो इंपॉर्टेंट, दैट इज आरटीजीएस एंड एनईएफटी। ठीक है, पहले हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन पेमेंट गेटवेज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको बार बार आएंगी और आपको इस पिक्चर में देखने को भी मिल रही होगी, कहीं पे नेट लिखा है, कहीं पे ग्रॉस लिखा है। पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, क्योंकि आने वाली एक्सप्लेनेशन में ये बार बार टर्म्स को यूज किया जाएगा। देखिए, ग्रॉस सेटलमेंट क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक को 100 रुपीज सेंड करने, ऐसे ही बी बैंक ने ए बैंक को कितने रुपीज सेंड करने हैं, 70। तो ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, एक्चुअली में ये अमाउंट सेंड होगा, ए जो है वो 100 रुपीज ट्रांसफर करेगा बी को, और जो बी है वो 70 रुपीज ट्रांसफर करेगा ए बैंक को। यहाँ पे जो सेटलमेंट होती है ट्रांजेक्शन की, वो इंडिविजुअली होती है, सेपरेट सेपरेट होती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेटलमेंट होती है। लेकिन नेट सेटलमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो होती है आप नेटिंग करते हो ट्रांजेक्शन की। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, बैंक ए ने जब सेंड करने 100 और रिसीव करने 70, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस निकाला जाएगा, दैट इज 30 रुपीज। सिर्फ जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, वो क्या किया जाएगा, वो आप क्या करेंगे, उसकी सेटलमेंट करेंगे। पूरे पूरे अमाउंट को आप सेटलमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो डिफरेंस आया 30 का, जो आपने फाइनली नेटेड किया है, सिर्फ फाइनल जो डिफरेंस है उसी की सेटलमेंट की जाएगी। इसे बोलते हैं नेट सेटलमेंट, और जहाँ पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को आप सेटल करते हो उसे बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। सोसाइटी, ठीक है, आप सोसाइटी का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स हैं, वो मिलके क्या करते हैं, ये सोसाइटी बनाते हैं ताकि वो अपने ही मेंबर्स की क्या कर सकें, जो है हेल्प कर सके, उनको उनकी ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, तो ये जो स्विफ्ट है ये भी बहुत सारे मेंबर बैंक्स ने मिलके ये जो पेमेंट गेटवे है उसको बनाया है, ताकि वो इंटर बैंक्स में क्या कर सके, ट्रांजेक्शन या पेमेंट कर सके। ठीक है, तो ये मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे जो जितने भी मेंबर बैंक्स होंगे वो मिलके क्या करते हैं, इस स्विफ्ट चैनल के थ्रू पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट्स में हेल्प होता है उनके लिए। ठीक है, ये क्या करता है, अब ये सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज सर्विस देता है। यहाँ से जो भी, जहाँ ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक फंड्स को रेमिट करना है या भेजना है, तो यहाँ पे एक मैसेज को भेजा जाएगा जो कि बहुत सिक्योर्ड होगा, एक फाइनेंशियल मैसेज होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है हमारे पास अवेलेबिलिटी। आप जो स्विफ्ट चैनल है आपके पास, ठीक है, गेटवे चैनल है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। और वो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, 24/7 इंटू 365 डेज, 24 आवर्स ये सर्विस क्या होती है आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, पहले बायलेटरल की एक्सचेंज को इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या होता था कि आपके पास एक की होती थी, जिसके थ्रू आप क्या करते थे, मैसेजेस को एंटर करते थे और फिर मैसेजेस वहां तक जाया करते थे। लेकिन स्विफ्ट के आने के बाद अब क्या हुआ है, नाउ अब बैंक क्या इस्तेमाल करती है, बैंक आइडेंटिफायर कोड। अब दोनों बैंक, जैसे बैंक ए और बैंक बी है, उनको एक कोड प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक है, ये कोड के थ्रू वो क्या करते हैं, मैसेजेस को सेंड करते हैं। एंड रिलेशनशिप मैनेजर एप्लीकेशन, रिलेशनशिप मैनेजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन में क्या होते हैं, जितने भी मेंबर बैंक्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से भेजे जाते हैं। और ऑथेंटिकेशन मतलब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो थ्रू वेरियस कोड्स, जो कि दोनों ही बैंक्स को क्या है प्रोवाइड किए गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसके बेनिफिट्स। नाउ व्हाट इज अ फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ योर स्विफ्ट गेटवे चैनल, जो भी है। फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। जो आपका पुराने तरीके होते थे आपके मैसेजेस को डिलीवर करने के, फाइनेंशियल मैसेजेस को डिलीवर करने के, या फिर ट्रेडिशनल फॉरेक्स एक्सचेंज जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये जो स्विफ्ट मेथड है ये उसका 1/4 ऑफ द कॉस्ट है। ठीक है, अगर उसमें आपकी कॉस्ट जितनी भी लगती थी उसका सिर्फ 1/4 ऑफ द कॉस्ट जो है वो आपको अभी बेयर करनी पड़ती है, तो काफी कम है ये। ठीक है, सेकंड, स्विफ्ट जो है उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं। उन कोर वैल्यूज में क्या आता है, फर्स्ट इज एक्सीलेंस। ये चाहता है कि वो एक रिलायबल और हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने सारे मेंबर बैंक्स को, नंबर वन। नंबर टू, ये कनेक्ट करना चाहता है सारी फाइनेंशियल कम्युनिटी को ग्लोबली। ठीक है, नंबर थ्री, इनोवेशन। ये चाहता है कि हर वक्त नए नए मॉडर्न तरीकों से वो क्या करे, ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, अपने जितने भी मेंबर बैंक्स को हैं, अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये हमेशा कंटिन्यू कर रहा है टू बी इनोवेटिव इन टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट सॉल्यूशन। इसके अलावा इसका जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड है। ये कनेक्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो इसका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है एंड ग्लोबली है। सेकंड जो आपके पास है वो है आपके पास क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड चिप्स। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ है, 1970 पे, और ये नेट जो सेटलमेंट है उसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, देखिए जो स्विफ्ट है वो मेजरली आपका क्या है, वो मैसेजिंग सर्विसेज जो है वो उस मेन काम क्या है उसका, जो मैसेजेस ट्रांसमिट करना है वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन जो बाकी हैं आपके गेटवे चैनल्स वो सेटलमेंट करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चिप्स है जो कि 1970 में इनिशिएट किया गया था, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ ऑपरेटिव है, न्यूयॉर्क यूएसए में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश बाय न्यूयॉर्क क्लियरिंग एजेंसी। ठीक है, जो कि पेपर चेक्स को क्या करता है, सब्सिट्यूट करता है। चेक से आप जो पेमेंट करते थे उसको सब्सिट्यूट करके आपने ये जो है चिप्स जो पेमेंट गेटवे को स्टार्ट किया है। इसमें जो पहले ये क्या करता है, ये मैसेजिंग भी करता है, मतलब मैसेज सेंड करता है आपको फाइनेंशियल, और आपके फिर नेट सेटलमेंट करने में भी हेल्प करता है। ये किस में सेटलमेंट करता है, आपकी फॉरेन करेंसी और यूरो डॉलर्स में क्या करता है, आपकी ये सेटलमेंट करता है। इसमें जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स बैंक होंगे उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा। उस कोड के थ्रू ही जो पार्टिसिपेंट है वो क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट या फंड्स, एक से जो फंड्स को रेमिट कर सकता है, दूसरा रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दैट चिप्स जो है 1970 में जिसको स्टार्ट किया गया वो ऑपरेटिव कहाँ है, हमारा न्यूयॉर्क में, जो कि मैसेजिंग सर्विसेज एज वेल एज नेट सेटलमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो भी सेटलमेंट होती है वो नेट बेसिस पे होती है। ठीक है, नेट सेटलमेंट होती है। थर्ड है आपके पास फेडवायर, ये आपका 1980 में इनिशिएट किया गया था, और ये ग्रॉस सेटलमेंट जो है आपका वो तरीका है। अब ये किसने स्टार्ट किया, ये यूएसए में। ठीक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज फेडरल रिजर्व बैंक, उन्होंने इसको क्या किया, इसे डेवलप किया। ये उनका एक ऑफिशियल सिस्टम है जो यूएसए के अंदर डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ। ठीक है, यूएसए के अंदर ही डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए ये ऑफिशियल सिस्टम जो है वो यूएसए की सेंट्रल बैंक दैट इज फेडरल रिजर्व बैंक ने स्टार्ट किया है ये।
ये भी मैसेजिंग करता है और साथ में पेमेंट सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कितने पार्टिसिपेंट्स को कवर करता है? अराउंड 9,000 पार्टिसिपेंट जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व है बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है, जो आपके बैंक्स हैं उनको एक अमेरिकन बैंक एसोसिएशन नंबर दिया जाता है। ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कोड है, जिस कोड के थ्रू डिफरेंट बैंक्स जो है हमारे यूएसए में उनके अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेटलमेंट होती है वो ग्रॉस बेसिस पे होती है, मतलब हर ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल कैसे होती है? इंडिविजुअली। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, दैट इज क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, दैट इज चैप्स। इन 1970 दिस वाज इनिशिएटेड। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, चिप्स और चैप्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि वो जो है आपका न्यूयॉर्क में ऑपरेटिव था, ये जो पेमेंट सिस्टम है ये कहाँ है? लंदन, यूके में। बिल्कुल ये ब्रिटिश इक्विवेलेंट है चिप्स का, ये दैट इज चैप्स, ठीक है। यहाँ जो सेटलमेंट होती है वो नेट सेटलमेंट होती है। और इसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व है? 20 मेंबर बैंक्स इन्वॉल्व हैं एंड ओवर 45 इनडायरेक्ट मेंबर जो हैं वो इस सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, जहाँ पे जो है ये चैनल है जो एक तरह से डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ है हमारे पास ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर। इसका नाम क्या है? टारगेट, ठीक है। ये सिस्टम जो है ये ग्रॉस सेटलमेंट करता है स्पेसिफिकली यूरो ऑपरेशंस में। जो भी आपकी यूरोपियन ऑपरेशंस हैं ये उनके लिए मैंडेटरी है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो भी ट्रांसफर्स होंगी या सेटलमेंट होगी, उनको मैंडेटरी है कि वो टारगेट जो है टू के थ्रू ही क्या करेंगे, इस चैनल के थ्रू ही क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। It consists of European central banks and national central bank of eurozone members, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफर होती है वो ग्रॉस सेटलमेंट की फॉर्म में होती है, ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट मींस हर ट्रांजेक्शन को हम सेटल करते हैं इंडिविजुअली। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आरटीजीएस प्लस। अब जो आरटीजीएस प्लस है वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारे पास। फर्स्ट है एक तो आपकी ग्रॉस सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आपकी जो यूरोपियन ओरिएंटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड पेमेंट है, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको ये आरटीजीएस प्लस प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें अराउंड 90 पार्टिसिपेंट है। जो ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होती है, आप इस मोड को क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। दूसरा क्या आपके पास यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ईबीए यूरो 1। ये क्या करता है? ये नेट सेटलमेंट करता है, ठीक है। ये आपके दोनों ही जो है यूरोपियन पेमेंट के चैनल है। एक आरटीजीएस प्लस जो कि ग्रॉस में डील करता है, एक ईबीए यूरो 1 जो कि किस में डील करता है? नेट सेटलमेंट में डील करता है, ठीक है। अब जो आपका यूरो 1 है वो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि जितनी भी लार्ज ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी लार्ज सेटलमेंट होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, उसके लिए आप यूरो 1 को इस्तेमाल करते हो। इसके पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 53 इनके शेयर होल्डर बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो नेट बेसिस पे होती है। यहाँ पे नेटिंग की जाती है, फिर सेटलमेंट होती है, ताकि ज़्यादा करेंसी जो है वो मूव ना करे। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि स्मॉल नेचर की है, जैसे रिटेल आपकी बैंकिंग के अंदर कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स जो होते हैं उनकी जो पेमेंट्स है लेस अमाउंट की होती है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे दो आपको जो है वो चैनल प्रोवाइड किए हैं, एक स्टेप 1 एक स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? जो कि अराउंड 200 यूरोजोन बैंक्स को जो है वो स्मॉल रीपेमेंट जो होती है, रिटेल पेमेंट्स होती हैं उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्टेप 2 है वो क्या करता है, वो आपको स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, मतलब कि ऑटोमेटिक, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, ऑटोमेटिक तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन उसकी प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको PEACH जो है वो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप ये कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, पैन रिगार्डिंग पैन यूरोपियन आपका जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यूरो 1 क्या करते हैं? लार्ज यूरो सेटलमेंट करता है और नेट सेटलमेंट बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पेमेंट गेटवेज हैं जो इंटरनेशनली वर्क करते हैं, ताकि एक जो पेमेंट्स हैं उनके लिए ये डिजिटल ब्रिज की तरह काम करते हैं। आइए अब देखते हैं इंडिया में कौन कौन से आपके पास जो पेमेंट गेटवेज हैं। उनमें सबसे पहले है आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में जो ग्रॉस वर्ड है आप अब समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली सेटल किया जाता है। ये जो बैंक है ये रेमिट करते हैं फंड्स टू अनदर बैंक। और फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द गेटवे जो भी इंडिया में है वो आरबीआई को जो है उसको मेंटेन करती है, उसको गवर्न करती है। ये सेंट्रल सर्वर जो है इनका आरबीआई से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आरबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। कितना मिनिमम अमाउंट जो है आप आरटीजीएस के थ्रू जो ट्रांसफर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसमें मिनिमम अमाउंट कितना है? 2 लाख।
2 लाख से कम की ट्रांजैक्शन अगर करनी है तो आप आरटीजीएस से नहीं कर सकते हो। मिनिमम आरटीजीएस में अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो 2 लाख तक का अमाउंट होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके अलावा इसे मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है आईबीआरडीटी। ये जो है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो डेवलपमेंट एंड जितने भी आपकी बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में है, जो ये आरटीजीएस जो ये सिस्टम बनाया गया है इसे रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, आपको जो सिस्टम है इसमें बैंक्स को पूल अकाउंट मेंटेन करना होता है। व्हाट इज अ पूल अकाउंट? बैंक देखिए, अब जो भी सेटलमेंट कर रहा है बैंक, वो इंडिविजुअली फटाफट, जैसे अगर किसी को 100 सेंड करना है तो 100 कर दिए, किसी को 200 करने हैं तो इतने कर दिए। एकदम से पेमेंट अगर आ जाए तो बैंक को कितना सफिशिएंट फंड तो मेंटेन करके रखना ही होता है, तो उसके लिए ये पूल अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सेटलमेंट का जो टाइमिंग है वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी बैंक्स हैं या फिर इसके अलावा जो कस्टमर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सिस्टम में, कस्टमर के लिए जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से लेके शाम 6 बजे तक की है। बैंक के लिए सुबह 7 से लेके 7:45 तक है। जो एक्स्ट्रा टाइम बैंक को दिया जा रहा है वो सारी ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए दिया जा रहा है। नंबर 2, टाइमिंग का फेस क्या है? अब ओपन फेस क्या है? दोनों के लिए 7 o'clock। ठीक है, जब आरटीजीएस खुलता कब है? दोनों के लिए, बैंक हो चाहे आपका कस्टमर हो, तो 7 बजे वो क्या होती है, इनकी ओपन फेस रहती है। क्लोजिंग फेस क्या है इनकी? कस्टमर का कट ऑफ टाइम जो है 6, इनिशियल कट ऑफ टाइम कब हो जाता है? 6 बजे, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ टाइम कब होता है? 7:45 पे। इतना हुआ क्लियर? इसके अलावा रिवर्सल टाइम है। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि प्रोसीड हो चुकी होती है बट कंप्लीट नहीं होती, तो उनको रिवर्स करने का जो टाइम दिया गया है वो 7:45 टू 8 PM का टाइम दिया गया है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर ने कोई भी ट्रांसफर किया, उसको विद इन 30 मिनट्स उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इस सिस्टम का रूल है। ये है आपका पहला सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पेमेंट पर्पस। सेकंड है आपका एनईएफटी। ठीक है, एनईएफटी क्या है? आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जो होती हैं आपकी रेगुलर नेचर की, उनके लिए आप एनईएफटी को इस्तेमाल करते हो। पहला फर्क तो ये स्मॉल रेमिटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, जबकि हमने देखा आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। ठीक है, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो सेटलमेंट होती है वो कैसे होती है? बैचेस में होती है। समझिए कैसे? मान लीजिए सुबह 9 बजे बैंक स्टार्ट हुआ, 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में यहाँ पे एक फर्स्ट बैच बनता है। आधे घंटे का एक बैच बनता है। इस बैच के दौरान कितने लोगों ने आपको ट्रांसफर मनी डिपॉजिट करवाई है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग, या फिर आपको कुछ किसी को कुछ फंड ट्रांसफर करना है, तो काफ़ी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो जाती हैं। ये सारी ट्रांजैक्शन उसी वक्त सेटल नहीं होती है, इनको आप आधे घंटे के बाद जो है 9:30 के बाद आप क्या करेंगे? इनको सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, इनकी जो भी है इनकी ट्रांजैक्शन होनी है कंप्लीट, वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पेमेंट होती हैं वो क्या क्या होती है? नेट बेसिस पे होती हैं और हाफ ईयरली के इंटरवल पे होती हैं। अब अगला बैच कब बनेगा? 9:30 टू 10 के बीच में बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन उनका बैच बनेगा, फिर बैच को क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं है, आप कितने भी अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। टाइम पीरियड अगेन वही 24/7 365 डेज जो है आपके लिए अवेलेबल है। इसमें जो भी बेनिफिशियरी होगा, जो भी जिसको भी अकाउंट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पैसे फंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसको 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर का मैसेज आ जाएगा। उसके अलावा आफ्टर वर्किंग आवर, जब वर्किंग आवर कंप्लीट हो जाते हैं, तो भी आपको एनईएफटी के थ्रू आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो थ्रू एसटीपी सिस्टम। एसटीपी क्या होता है? जहाँ पे आपका जो है वो कोई भी ह्यूमनली वर्क नहीं होगा। ठीक है, मैनुअल वर्क नहीं होगा, मशीन्स के थ्रू प्रोसेसिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग के थ्रू भी फंड ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा सेटलमेंट यहाँ बैचेस में होती है। अगर कोई बैच डिले हो जाए तो उस केस में बैंक जो है उसको कितना अलाउ है कि वो विद इन 2 आवर्स जो है वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अदरवाइज 30 मिनट्स है, लेकिन किसी डिले की वजह से जो बैच है जो क्लियर नहीं हो पाया, उस केस में जो कस्टमर के अकाउंट में विद इन 2 आवर्स वो क्या हो जाना चाहिए? ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो आई होप द मीनिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज क्लियर टू एवरीवन। द वेरियस अकाउंट विच इज मेंटेन्ड इन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग लाइक नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो एंड पेमेंट गेटवेज थ्रू विच आप जो हैं जो फंड्स को हैं इंटरनेशनली ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ जस्ट रिकैप्सुलेट द थिंग्स जो अभी हमने पढ़ा है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक? तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए, अभी हमने कहा था जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो नॉर्मली सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज जो भी आपकी फाइनेंशियल कस्टमर्स उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, या इन्वेस्टमेंट या पेमेंट, तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं कि जो बैंक है वो सब तरह की जो नॉर्मली बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है वही सर्विसेज आपके जो हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं आपके बिहाफ पे, ठीक है। सेकेंड है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। अब हमने पढ़ा स्विफ्ट आपका एक गेटवे चैनल है जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेजते हो, ठीक है। और वो मैसेजेस क्या किए जाते हैं, फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के थ्रू क्या किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं एंड देन पेमेंट की जाती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है स्विफ्ट की, तो बताइए क्या है। अभी हमने अगर आपको याद हो इसका मीनिंग जब किया था तो एक वर्ड पे बड़ा फोकस किया था कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल मेंबर बैंक मिलकर क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। तो ये एक सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए सोसाइटी से लिंक दो दो ऑप्शन है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए एग्जाम में अपनी नॉलेज के हिसाब से पहले एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन जो आपको नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ए और सी तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बी इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड वाइड आ गया है तो यहाँ इंटर वर्ल्ड वाइड में इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आपने जितने भी गेटवे चैनल पढ़े जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा चिप्स, चैप्स, टारगेट, फेडवायर, यूरो वन, तो आपने पढ़ा कोई ग्रॉस में डील करता है, कोई सेटलमेंट नेट में सेटलमेंट करता है, तो ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेटलमेंट के तरीके हमारे पास क्या है, पहले रीड करते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फेडवायर जो ग्रॉस सेटलमेंट में करता था, यस। चिप्स नेट में, एग्जैक्टली exactly. टारगेट जो है आपकी वो ग्रॉस सेटलमेंट करती थी, यस। और ईबीए यूरो वन भी नेट सेटलमेंट करता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले आप इनका मीनिंग समझिए, ठीक है, कि कौन कौन कहाँ कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर वन, देखिए काम सबका एक ही है, वो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट जो है मैकेनिज्म जो भी हो रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं, डिजिटली पेमेंट जो भी हो रही है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि कौन सा पेमेंट गेटवे कहाँ ऑपरेट करता है। एक तो ये हो गया, एक ये डिफरेंस ये है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि वो ग्रॉस में करते हैं नेट में करते हैं। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनकी उनमें सेटलमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।